हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस चैप्टर से कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही कुड नॉट विन अ प्राइज एट साइंस फेयर। यानी जब साइंस फेयर हो रही थी तब रिचर्ड एब्राइट को कोई भी प्राइज़ नहीं मिला था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन हो रही थी ना, तो रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया था, उन्होंने फ्रॉग टिश्यू को सिर्फ स्लाइड्स के रूप में सबके सामने दिखाया था। उन्होंने कोई रियल एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, जबकि उन्होंने ये चीज़ सीखा कि सभी लोगों ने कुछ ना कुछ रियल साइंस का यूज़ किया है, यानी उन्होंने कुछ ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किया है। और तब जाके उन्होंने ठाना कि अब से मैं सिर्फ स्लाइड्स नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, रियल एक्सपेरिमेंट्स करके सबको दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो रिचर्ड की जो मॉम थी ना, वही बोलो तो ओवरऑल उसकी सपोर्टर थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रिचर्ड की मॉम जो थी ना, वो क्या करती थी, हमेशा उसको कभी ना कभी बाहर ले जाती थी घूमने के लिए। उसको माइक्रोस्कोप खरीद के देती थी, टेलीस्कोप देती थी, माउंटेन पे चढ़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स देती थी। यानी किसी ना किसी तरीके से वो चाहती थी कि मेरा जो बेटा है वो क्या करे, साइंस को लेकर ही आगे बढ़े, है ना। और उन्होंने क्या किया था, रिचर्ड एब्राइट को एक बुक दिया था जिसका नाम है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। और उस बुक ने तो रिचर्ड एब्राइट की लाइफ ही बदल दी। और वो बुक जो है वो रिचर्ड एब्राइट के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। तो मैं वीडियो के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो, कमेंट पार्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर इसको पढ़ लेना, आपको ये चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो मैं जो आंसर्स बताऊंगा ना, इससे डेफिनेटली आपके जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ एंड वाई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जो उनके लाइफ की थी वो थी उनकी मॉम, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, तो उनकी मॉम कितना ज़्यादा वो उसको हेल्प करती थी उनको। एक और मैं वहाँ पे बताना भूल गया, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब डाइनिंग टेबल पे वो और उनकी मॉम बैठी रहती थी और कुछ करने के लिए काम नहीं होता था, तो उनकी मॉम जो है ना, वो कभी भी उनको खाली नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए वो कुछ ना कुछ उनको टास्क देती थी। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई टास्क जो फिजिकल हो, बल्कि मेंटल लेवल का भी, जिस पे उनका दिमाग हमेशा लगा रहे, इंगेज रहे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन थे डॉक्टर अर्कूहट, ठीक है। डॉक्टर अर्कूहट वो प्रोफेसर जो वहाँ के थे, है ना, टोरेंडो ऐसे कुछ था ना जगह का नाम वहाँ का। तो उन्होंने क्या किया था, जो बुक लिखा था उस बुक के पीछे उन्होंने लिख रखा था कि जो भी इस बुक को पढ़ रहे हो, आपको लास्ट में क्या करना है, बटरफ्लाइज को टैग कर करके हमारे पास भेजना है। तो इस काम के लिए उन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था, जिसके वजह से उन्हें बहुत नेम और फेम मिला, ठीक है, आगे जाकर। और थर्ड पर्सन जो उनके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो थे वेयर, रिचर्ड ए वेयर, जो कौन थे भाई, उनके एसएसटी टीचर, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों थे भाई, क्योंकि वो एक एडवाइज़र थे जिन्होंने क्या किया था, उनके डिबेटिंग में उनका मदद किया था। और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में जो उनको प्राइज़ मिला, इन दोनों चीज़ में, डिबेटिंग में और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में, इन सब में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और साथ साथ में वो एक परफेक्ट इंसान थे जिन्होंने क्या किया, उनके माइंड को न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द रोल ऑफ मिस्टर वैयर इन एब्राइट्स लाइफ। तो सेम मैं यहाँ पे फिर से बोल सकता हूँ कि मिस्टर वैयर जो थे वो कौन थे भाई, उनके एसएसटी टीचर थे और वो उनके एक एडवाइज़र थे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ही वॉज अ एडवाइज़र टू द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, ओके। एंड वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन फर्दर राइट हियर, ही वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर एब्राइट हु ओपनड हिज माइंड टू न्यू आइडियाज़। तो नए नए आइडियाज़ के लिए उन्होंने उनके माइंड को एकदम खोल कर रख दिया और उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। नेक्स्ट, वाई डिड एब्राइट लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। तो शुरू में जब डॉक्टर अर्कूहट ने उनको कहा था, मीन्स बुक के पीछे लिखा हुआ था कि आपको क्या करना है, हमें साथ देना है, बटरफ्लाइज को टैग करना है और टैग कर करके
वापस भेज देना है हमारे पास। तो शुरू में क्या किया था रिचर्ड एब्राइट ने, ऐसे ही स्टार्टिंग किया, बहुत सारे उन्होंने बटरफ्लाइज को टैग किया, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम था, ठीक है। और जितना भी उन्होंने बटरफ्लाई को टैग किया था ना, उसमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाई को पकड़ा गया, और वो भी ज़्यादा नहीं, 70 माइल्स की दूरी पर ही था। मैं ज़्यादा दूर भी नहीं गया था वो बटरफ्लाई, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी नहीं गया था। इसीलिए उनका जो इंटरेस्ट है वो धीरे 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 बटरफ्लाई टैगिंग में चला गया। What are the essential qualities for becoming a scientist according to Ebright's teacher? तो my dear students, this is the most important question, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो अगर मैं रिचर्ड एब्राइट के रूप में बताऊं कि वो कौन कौन से ऐसी क्वालिटीज़ हैं या एबिलिटीज़ हैं जो एक पर्सन में होनी चाहिए अगर वो एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर एक फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, उसके अंदर लॉट्स ऑफ क्यूरोसिटी होनी चाहिए, है ना, उसके अंदर एक आयरन विल होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए कि वो जिस काम को कर रहे हैं उसमें वो लगनशील रहें। साथ साथ में उस इंसान के अंदर परसिवरेंस होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, वो वेल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सीकर होना चाहिए, यानी हमेशा इन्फॉर्मेशन ढूंढने वाला होना चाहिए, और साथ साथ में कीन ऑब्जर्विंग पावर भी होनी चाहिए उस इंसान के अंदर। आप अगर इतना को सजा कर लिख दोगे ना जो मैंने आपको बताया, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 ऑफ एब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है। तो एब्राइट का 2 ऐसे कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताना है जो साइंस के लिए एक बहुत अच्छा थ्योरी माना गया। तो सबसे पहले भाई गोल्ड स्पॉट ऑफ अ प्यूपा, यानी वो जो प्यूपा थे, मोनार्क प्यूपा, उसके विंग्स में जो 12 डॉट्स हुआ करते थे, तो क्या वो 12 डॉट्स जो हैं वो सिर्फ ऑर्नामेंटल थे? क्या वो सिर्फ सजाने के लिए लिखा गया था या फिर छपा हुआ था? तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, जी नहीं, उसमें से एक प्रकार का हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन के कारण ही एक बटरफ्लाई का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और इस बात को प्रूव किया था रिचर्ड एब्राइट ने, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग उन्होंने बताया था कि हाउ अ सेल कुड रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, यानी उन्होंने ये भी बताया कि डीएनए ही वो सब्सटेंस है जो क्या करता है भाई, ट्रेड्स को और हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, जो हम आज क्लास 10 के बायोलॉजी में पढ़ते हैं, हेरिडिटी इवोल्यूशन में, है ना। नेक्स्ट, वर द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा जस्ट ऑर्नामेंटल? व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट प्रूव इन दिस रिगार्ड? व्हाट ऑनर्स डिड दिस प्रोजेक्ट ब्रिंग टू रिचर्ड एब्राइट? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये जो छोटे छोटे टाइनी गोल्ड स्पॉट्स थे, यानी मोनार्क प्यूपा के विंग्स पे, क्या ये सिर्फ सजावट के लिए थे या इसके पीछे कोई रीज़न था? रिचर्ड एब्राइट ने क्या प्रूव किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं थे, बल्कि उसमें से एक हार्मोन निकलती थी जो क्या करती थी, एक मोनार्क प्यूपा के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें कंट्री फेयर में फर्स्ट प्लेस मिलता है और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के लिए उनको एंट्री भी मिल जाती है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड रिचर्ड एब्राइट हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? गिव अ रीजंट आंसर। यस, रिचर्ड एब्राइट के पास वो सारी इंग्रेडिएंट्स थी जो एक साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, रिचर्ड एब्राइट जो थे वो एक वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन थे, उनके अंदर पेशेंस थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे, है ना, डैट मीन्स कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी और उनका माइंड भी फर्स्ट रेट वाला था, उनके अंदर परसिवरेंस थी, और साथ साथ में वो एक उनके अंदर कीन ऑब्जर्विंग पावर भी थी, जिसके बदौलत ही वो क्या करते रहते थे, हमेशा आगे बढ़ते रहते थे। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई 4 वैल्यूज विच रिचर्ड एब्राइट प्रोजेक्टेड एज अ मैन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यानी जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि रिचर्ड एब्राइट जो थे वो एक साइंटिस्ट तो थे, लेकिन साथ साथ में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ साइंटिस्ट ही थे तो मीन्स साइंस की चीज़ों से ही उनको सिर्फ लगाव था और दिन भर लेबोरेटरी में ही बैठे रहते थे, ऐसा नहीं था। हम बोल सकते हैं ही वॉज अ चैम्पियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, ठीक है, और वो साथ साथ में एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे,
पर्टिकुलरली नेचर के फोटोग्राफ्स खींचना और साथ खास तौर पर साइंटिफिक एग्जिबिट्स का फोटोग्राफी करना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ वो क्या क्या थे। एक चैंपियन डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे, एक गुड कैनोइस्ट थे और एक ऑल राउंड आउटडोर पर्सन थे। साथ साथ में वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे जिनको नेचर और साइंस एग्जिबिट की फोटोग्राफी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। नेक्स्ट, वाई डिड रिचर्ड एब्राइट रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज? रिचर्ड एब्राइट ने एक फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज को क्यों पकड़ा? तो जैसे ही डॉक्टर अर्कुहट ने, मैं आपको रिपीट करता हूँ, डॉक्टर अर्कुहट कौन थे भाई? वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कहाँ पे है? कनाडा में, ठीक है। तो उन्होंने अपने बुक के लास्ट में लिखा था ना कि जो भी इस बुक को पढ़ते हैं वो क्या करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें हेल्प करें बटरफ्लाइज के बारे में और रिसर्च करने के लिए। तो इसीलिए रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, एक एक करके बटरफ्लाइज को वो पकड़ते गए और टैग करते गए। लेकिन उनको पता चला कि ये तो बहुत ही टेडियस वर्क है भाई, यानी बहुत ही थका देने वाला काम है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक साथ बहुत सारे बटरफ्लाइज को पकड़ा ताकि जो मदर बटरफ्लाइज होती, फीमेल बटरफ्लाइज होती, वो जब अंडे देती ना तो उससे जो बटरफ्लाइज होते उसको हैच करके जब वो एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता फिर उसको टैग कर करके वो क्या करने लगे थे, भेजने लगे थे। तो जस्ट इसी कारण से उन्होंने एक बटरफ्लाई नहीं बल्कि पूरे बटरफ्लाई के झुंड को ही पकड़ लिया था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, या फिर हम बोल सकते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको पूरे ध्यान से देखें और अभी तक आपको अगर वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और जाने से पहले शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट, सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट। प्रूव द above स्टेटमेंट with instance from the journey taken by Richard Ebright from losing at the science fair to winning at the international। तो यहाँ पे क्या कहा गया भाई कि जो सक्सेस है ना वो फेलियर का जस्ट ऑपोजिट है। बात भी सही है। तो आपको ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है किस बेसिस पे कि रिचर्ड एब्राइट जो है वो फर्स्ट बार जब साइंस फेयर में गए थे तो वो हार गए थे, लेकिन वहाँ के बाद वो इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुँचे। तो ये बिल्कुल सही है भाई कि जब तक आप फेल नहीं होते अपने लाइफ में कभी भी आप सक्सेस कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कि इंसान वही ऊपर उठता है जो कभी नीचे गिरता है। दैट मीन्स कि आपको ऊपर उठने के लिए गिरना भी ज़रूरी है। तो रिचर्ड एब्राइट अगर उस दिन नहीं हारे होते, अगर उनको कुछ ना कुछ प्राइज़ मिल गया होता तो वो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। ये उनके अंदर का मोटिवेशन था, ये उनके अंदर का जो फेलियर था ना उन्होंने उनको अंदर से पुश किया कि भाई नहीं, मैंने जो किया है इससे मैं फेल हो गया, अब मुझे इस काम को नहीं करना है, मुझे क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखना है कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं फेल हो गया, मुझे अगले टाइम कुछ और करना है। और रिचर्ड एब्राइट के अंदर यही क्वालिटी थी कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहते थे। उन्होंने उस फेलियर को फेलियर नहीं समझा बल्कि अपना क्या किया, पावर बनाया। और इसके बेसिस पे उन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करूंगा। उसके बाद फिर वो रियल एक्सपेरिमेंट करते गए, बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट की और जो भी चीज़ें उन्होंने दिखाई वो बिल्कुल रियल थी एंड प्रैक्टिकल थी। अब तब जाकर उन्हें क्या मिलता है, बहुत सारा प्राइज़ मिलता है। तो हाँ बच्चों, वो प्राइज़ के लिए काम नहीं करते थे, ठीक है। जैसे कि उनके जो साइंस एसएसटी टीचर थे उन्होंने ही बताया था कि वो प्राइज़ के लिए काम नहीं करते थे, उनके अंदर जो ये डेडिकेशन था ना कि मुझे आगे बढ़ना है, इसके लिए वो काम करते थे। Now let's move on to the next question. Ebright's backbone was his mother. How did she contribute to his learning? What kind of word did she find for him even at the dining table? What values did Ebright imbibe from his mother? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एब्राइट जो थी उनकी जो मॉम थी ना वो एब्राइट के लिए क्या थी भाई, उनकी बैकबोन की जैसी थी। मैंने बताया ना कि जब वो डाइनिंग टेबल में बैठी रहती थी तो एब्राइट की जो मॉम थी ना वो हमेशा कुछ ना कुछ उसके लिए आइडियाज़ ढूंढते रहती थी ताकि उनका जो बेटा है वो कभी खाली ना बैठे, उनका माइंड कभी बैठ ना जाए, वो हमेशा वर्क करता रहे। और वो कभी कभी उनको घुमाने के लिए ले जाती थी, उनको बहुत सारी चीज़ें खरीद कर देती थी। जैसे कि नॉर्मल हम इंडियंस जो हैं या फिर हम बच्चे जो हैं, हमें क्या चाहिए भाई, खिलौने चाहिए होते हैं खेलने के लिए, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, गर्ल्स को डॉल चाहिए, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पसंद होती हैं। लेकिन रिचर्ड की मॉम ने ऐसा नहीं किया,
उन्हें ऐसी चीज़ें दी जिससे कि उनका साइंस से लगाव जो है, इंटरेस्ट जो है वो बना रहे, वो भाग ना जाए, और इसी तरीके से वो हमेशा उसको पुश करती रही। और जब एब्राइट ने अपना सारा इंटरेस्ट खो दिया था बटरफ्लाई टैगिंग में, और बटरफ्लाई के और मतलब साइंस में उनको इंटरेस्ट और नहीं लग रहा था, तब उनकी मॉम ने उनको एक किताब दिया था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, और जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट वापस आ गया और उनका लाइफ जो है वो बिल्कुल बदल गया। डैट मीन्स कि अगर उनकी मॉम ने सॉरी, अगर वो किताब उनको ना दिया होता ना उस दिन, तो शायद रिचर्ड एब्राइट कभी एक साइंटिस्ट नहीं बन पाते। नेक्स्ट, Richard Ebright was a successful scientist who gave a new theory of cells to the specific world elucidate। तो जैसे कि मैंने बताया कि रिचर्ड एब्राइट ने बहुत सारी थियरीज दी। सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि जो बीटल्स हैं, उन बीटल्स के कारण कोई भी मोनार्क प्यूपा में कोई भी बीमारी, डिजीज़ नहीं होती है। सेकंड, उन्होंने ये बताया था कि वो जो ऑर्नामेंटल डॉट्स होते हैं ना, 12 ऑर्नामेंटल डॉट्स, वो सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं है, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि उनका काम होता है कि वो एक प्रकार का क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और वो हार्मोन जो है वो क्या करता है, एक बटरफ्लाई को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि बटरफ्लाइज के काइंड्स के बारे। जो वाइसरी बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वाइसरी बटरफ्लाइज हैं वो बर्ड्स को खाने में टेस्टी लगती हैं, लेकिन मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं वो बर्ड्स को खाने में टेस्टी नहीं लगती। इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है। यानी जितना ज़्यादा वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करेंगी, बर्ड्स जो है उसको उतना कम खाएंगी। यानी बर्ड्स का फूड बनने से बचने के लिए वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है, और इस चीज़ को भी उन्होंने सबके सामने रखा। उसके बाद उन्होंने ये रखा कि भाई ये जो डीएनए होता है ना, वो क्या होता है भाई, हमारे ट्रेड्स का एक ब्लूप्रिंट होता है। वो क्या करता है, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। जो भी हेरिडिटी हमारे पुराने जनरेशन में था वो आगे जनरेशन में जाता है। तो इसके पीछे का जो हाथ है वो किसका है भाई, डीएनए का है। नेक्स्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स डिड एब्राइट डू अबाउट मोनार्क बटरफ्लाइज। तो मैंने ये बता दिया आपको, फिर से इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने ये सारे क्वेश्चंस इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपका चैप्टर जो है ना वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट हाईलाइटिंग हिज अचीवमेंट्स एंड हिज एडेड इंटरेस्ट। तो अब ये वीडियो और बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने इसका आंसर नीचे लिख दिया है, और मुझे लगा कि ये आंसर आप लोगों को देना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे दे रखा है। आप क्या करो, अच्छे से इसको देख लो, पढ़ लो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इस चीज़ को आप अच्छी तरह से पढ़ लो, कंप्लीट कर लो। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मैं हर बार करता हूँ कि प्लीज़ आप क्या करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो करने में हेल्प करें। एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। लव यू ऑल।